ओके, सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को, विजिबल भी होऊंगा? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके ओके, हाँ मतलब ऐसे ही जवाब देते रहो, नींद नहीं आएगी, वरना फिर नींद आ जाएगी, है ना? तो सो जाओगे। रिकॉर्डिंग में उतना मज़ा नहीं है, जो लाइव क्लास में मज़ा है रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं, बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग तुम देख लोगे, बहुत कम समय, इंटरेक्ट करने से फोकस बना रहता है। रिकॉर्डिंग में एक है फोकस नहीं होता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला ना पूछना है कुछ, ना तुम्हें कुछ जवाब देना है, तो उसमें कोई फोकस नहीं होता, तो वो उसमें सीखने की बहुत कम वहाँ पे चांसेस हैं रिकॉर्डिंग से, है ना? यहाँ तुम लाइव में इंटरेक्ट करके सीखने की अपॉर्चुनिटी, कुछ बताओ कुछ पूछो, तो उससे एक इंटरेस्ट बना रहेगा। चलिए, तो आज हमारे यहाँ से स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। ओके, सो बाकी बेसिक्स के लिए आप लोग एक बार 11-12 का एनसीईआरटी कर लेना। ऐसे मेरे चैनल पे अपलोडेड होगा, प्री रिक्विजिट नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो पब्लिक ही है, तो वो देख सकते हैं। उसमें 11-12 के ही मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी, सेट, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब भी कराए थे बच्चों को, जस्ट टू गेट रिवाइज्ड, है ना? तो इस तरह से अभी आप लोगों को आता ही है, तो बस एक बार रिफ्रेश नॉलेज हो जाएगा ना, ब्रशअप हो जाएगा नॉलेज का एक बार इस तरह से, तो कई बार भूल जाते हैं। तो हालांकि अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और तो चलो, तो रेफरेंस क्या होगा? सो इस कोर्स के लिए जो मेरा रेफरेंस बुक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैम एंड गेट के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है, ठीक है ना, जो अराउंड 70% पोर्शन है, ठीक है ना? मतलब जो गेट या जैम में 70% जो क्वेश्चंस है वो आपके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से, 30% क्वेश्चन मैथमेटिक्स। गेट में अलग से 15 नंबर का एप्टीट्यूड है, वो सेपरेट है, बाकी 85 में से वैसा है। सो इसमें जो हम रेफरेंस फॉलो करेंगे, सो पहला होगा एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय, सो ये जो बुक है दो ऑथर का है, सो मेरे पास ये फोटोकॉपी है, आप ये करा सकते हो। हालांकि ऑनलाइन नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है फ्लिपकार्ट या अमेजन पे। सो और जो मिलेगा वो तुम्हें 16,000, 17,000, 20,000 ऐसे दाम होगा, मतलब जो इंडियन प्रिंट नहीं है वो। तो सो एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फोटोकॉपी पीडीएफ अवेलेबल है, फोटोकॉपी करा लो, 500-600 रुपये में हो जाएगा। मतलब बुक बनवा लेना चाहो तो, या अगर तुम पढ़ सकते हो पीडीएफ से तो भी ठीक है। लेकिन बुक पढ़ना जरूरी है, फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा रिजल्ट देगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम बिना पढ़े तुम सिलेक्शन ले लो। टीचर का कंट्रीब्यूशन जरूर है, चीजों को समझो, तो चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम क्या करोगे एग्जाम में जाकर? अगर तुम्हें आता ही नहीं है चीजें, तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता है, थ्योरम्स नहीं पता, उसको अप्लाई कैसे करना वो नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। तो वो मैं हेल्प करूंगा उसमें, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने हिसाब से रिजल्ट लाने के लिए, है ना? तो ये चीज़ है, आप में ही वो कैपेबिलिटी है कि आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो, आप में ही कैपेबिलिटी है कि आपको कर सकते हो। यस, वो ड्राइव का जो लिंक है ग्रुप में, उसमें है, ये बुक ऑलरेडी है। आप ड्राइव का जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाइए, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बुक्स के नाम से लिस्ट होगी, उसमें सारे बुक्स हैं, तो ये उसमें है ऑलरेडी। ग्रुप में भेज देंगे, कोई बच्चा ही भेज देगा, भेज देगी, जो भी है। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय, जो ऑथर है वीके रोहतगी, विजय कुमार रोहतगी। ये यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आई थिंक कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो है ना, तो इंडियन ही है ऐसे तो। सो एक ये है वीके रोहतगी, एंड दूसरा इनके साथ ऑथर है AKMD E सलाह, ये है, ठीक है। हाँ, सो जो दूसरा रेफरेंस बुक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो सब आप लोग जानते होंगे, जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं स्पेशली,
है ना, ये तो बाइबल है इस फील्ड का, एफएमएस। सो इसको फॉलो कर सकते हैं प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप इसमें थ्योरीज पर हो, क्योंकि नोटेशंस का फर्क होगा, इसका नोटेशन अलग होगा, इसका नोटेशंस अलग होंगे, तो ये दिक्कत होता है। लेकिन क्वेश्चंस में कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन किसी बुक का कर लो आप। सो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरीज किसी एक बुक का फॉलो करो, क्योंकि अलग अलग बुक में थ्योरीज देखोगे तो सब में क्या है ना, नोटेशंस अलग अलग, तो वहां तुम्हें दिक्कत है एक वर्ड समझने में। बट ये क्वेश्चन सबसे आप ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस किसी बुक के आप सॉल्व कर सकते हो। डाउट्स है तो मुझसे डिस्कस करो ये चीजें। बट ध्यान ये भी रखना कि ये सब बुक्स एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई हैं, तो आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आए हैं क्या उस तरह के हैं। कई सारे क्वेश्चन इरेलीवेंट भी हैं, तो उसको स्किप करेंगे हम लोग। जब आप मुझसे डाउट पूछोगे मैं बता दूंगा कि एग्जाम के लिए या गेट के लिए रिलेवेंट है कि नहीं है। जैसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट बहुत थ्योरेटिकल है, तो यू कैन स्किप दैट। सो पहली बुक ये होगी, दूसरी बुक होगी तुम्हारी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय S.C. गुप्ता एंड V.K. कपूर, ठीक है। ओके, सो ये दो बुक है। बाकी जो लोग बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू की है, जिन्होंने पहले से प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ा नहीं है, या कोविड वाले बैच के हो, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आता है, तो तुम स्टार्ट करो इस तीसरे बुक से। तो जो तीसरी बुक है ये है प्रसन्ना साहू वाली बुक, मैं लिख देता हूँ इसका। सो ये भी फोटो कॉपी है, इसका भी कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगा, दुकान पे नहीं मिलेगा, इसको तुम्हें फोटो कॉपी कराना पड़ेगा। पीडीएफ इसका भी अवेलेबल है, हर बुक का पीडीएफ ऐसे अवेलेबल है। सो जो थर्ड बुक है ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जिनको कुछ नहीं आता वो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ोगे ना, और अगर एग्जाम्पल देख दे के सॉल्व कर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। फिर इसमें एक्सरसाइज भी, हर चैप्टर के एंड में 10, 15, 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होगा। हर चैप्टर एक्सरसाइज के एंड में 10-15 क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बिगिनर को स्पेशली बता रहा हूँ, जो लोग एडवांस लोग हैं तो जिनको आता है वो भी कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज से, कि आपको आता है, अगर चेक कर लो कि आपका लेवल क्या है, इस बुक से ऊपर हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक जीरो से स्टार्ट करके एवरेज लेवल तक जाता है। जैम और गेट के लेवल का बुक नहीं है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो बहुत कुछ है ना, ताकि आपको एटलीस्ट एक आपका फंडामेंटल तो क्लियर हो, बेसिक्स तो क्लियर हो, तो फिर आप आगे, जब आपका है ना जो ग्राउंड फ्लोर स्ट्रांग है ना, तभी तो आप आगे 10 मंजिल बनाओगे। अब ग्राउंड फ्लोर ही जिसका वीक है, अगर मंजिल बनाओ धड़ाक से गिर जाएगा। तो इस तरह से है, तो पहले बेस बनाना है। जिन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है टॉपिक्स में, बुक्स पढ़ना जरूरी है। फिर ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे नोट्स या मेरे वीडियोस काफी नहीं है, मेरे लिए किसी के भी काफी नहीं है, कोई भी टीचर के, कि आप इससे एग्जाम में फर्स्ट रैंक ले आओ। बुक्स आपको साथ में करने ही होंगे। यू हैव टू रीड थ्योरीज, थ्योरम्स, जो भी लेमा, कोरोलरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस, यू हैव टू ट्राई, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स। और कोचिंग बस हेल्प के तौर पे, जो बच्चा नहीं कोचिंग करेगा वो भी अगर ये करेगा तो घर पे भी कर सकता है। कोचिंग क्या है कि हेल्प के तौर पे, कि आपको जहाँ प्रॉब्लम वहाँ मैं आपको हेल्प करूंगा। ये अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं भी करे तो भी अगर घर पे बैठ के एक एक बुक अगर ढंग से पढ़े, समझ ले, तो हो गया। कि एग्जाम में ये तो नहीं पूछ रहा तुम कोचिंग करके आए हो कि नहीं करके आए हो, मैंने तुम सीख के आए हो कि नहीं आए हो, सिंपल ये पर्पस है कि आपको जो पूछा जा रहा है कि आपने उसकी तैयारी की है, कि आपको डेफिनेशंस क्लियर है, कि आपको थ्योरम्स क्लियर है, कि आप अप्लाई कर पाओगे इस क्वेश्चन में, यही सीखना है। तो कोई बच्चा बिना कोचिंग का भी सीख सकता है, कोचिंग का भी सीख सकता है। सो द नेक्स्ट बुक इज, इसका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और मैं सिर्फ यही बुक उस साल, मुझे याद है जैम 2022 के लिए, जो पिछले साल, सिर्फ यही बुक मैंने कराया था पूरे साल। पहले चैप्टर से स्टार्ट किए थे और आखिरी 19 चैप्टर तक, उसमें ऑलमोस्ट जैम के 95% सिलेबस इसमें है, 90% ज्यादा ही है। मतलब जो कंटेंट है जैम के सिलेबस में लिखा हुआ, उसके कंटेंट इसमें मिलेंगे आपको 90। कुछ टॉपिक्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कंप्लीट एस्टिमेटर नहीं है, यूएम भी बहुत डिटेल में नहीं है, तो इस तरह से कुछ टॉपिक जो है ही नहीं, मतलब उस तरह से कि राव ब्लैकबेल थ्योरम नहीं है इसमें। तो जैम सिलेबस के कुछ कंटेंट है जो इस बुक में है ही नहीं, लेकिन 90% ज्यादा कंटेंट है इस बुक में। तो अगर आप इस बुक को 1 से 19 चैप्टर तक सिलेबस से पढ़ लोगे, तो मैंने 2022 जैम के लिए, आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, जब 2021 में पढ़ा रहा था, 2021 में जब मैं पढ़ा रहा था, तो 22 के जैम के लिए, तो उस दौरान सिर्फ यही बुक मैंने फॉलो की थी। और इसके वीडियो जैम हमारे पब्लिक भी है यूट्यूब पे। सो उसी में 3rd रैंक उस साल आया था, श्रुति सराफ का, जैम 2000, सिर्फ यही बुक कराए थे हमने उसको। 60 मार्क्स थे उस टाइम, 3rd रैंक था। तो उस बार पेपर थोड़े डिफिकल्ट, इस बार और डिफिकल्ट आया, तो 59 पे फर्स्ट रैंक है, 55 पे सेकंड रैंक है, इस तरह से। सो सिर्फ इतना ही कराए थे हमने। फिर ने लास्ट उस साल ये कराया, जैम 2022 के लिए बुक कराया था। जैम 2023 में मैंने ये बुक फॉलो किए थे, वीके रोहत की,
तो जैम 2023 में मैंने ये वाला बुक फॉलो किया था। सो ये बुक ठीक है क्योंकि उस समय मैं भी बिगिनर ही था, तो मैं सोचा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब टीचिंग में हालांकि मैं 19 में स्टार्ट किया था, लेकिन शुरू में ये बुक में फॉलो करता था सिर्फ। सो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय, तो ये ऑथर का नाम है प्रसन्ना साहू। और मेक श्योर इस बुक के एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज आपको क्लियर हो, घर पे बैठ के सॉल्व करना। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं भी पढ़ाओ तो आप आगे भी तो कर ही सकते हो ना, जरूरी थोड़ी कि मैं पढ़ाऊँ तभी करोगे। लेकिन इस बुक को एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज कर जाओ इस बुक से, उससे आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप जैम के क्वेश्चंस के करने में आपको डर सा नहीं लगेगा, है ना। रवायतगी क्या है, थोड़े से बुक डिफिकल्ट है क्योंकि वो एवरेज से स्टार्ट ही होता है, उसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल्स कम है, जो भी है थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे हैं उस बुक में, लेकिन वो थ्योरेटिकल है। ये लाइक क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है इस बुक में, उसमें थ्योरी बेस्ड अप्रोच है वीके रवायतगी में। वीके रवायतगी वो बुक है जो एमएससी जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा। हालांकि मैं आईआईटी बॉम्बे में जब मैं था तो वहाँ भी एमएससी में वही बुक उन्होंने फॉलो किया था। वीके रवायतगी के एक एक कॉन्सेप्ट कराते थे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्लास में कराते थे वो, मतलब वही बुक उन्होंने पूरा रेफरेंस के तौर पे वीके रवायतगी फॉलो किया था आईआईटी बॉम्बे एमएससी में, जब मैं 19 to 21 मेरा एमएससी बॉम्बे से 2021 मैंने कंप्लीट किया था, तो उसमें ये कराया था, तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा है। सो प्रसन्ना साहू, ठीक है ना। सो ये है प्रसन्ना साहू वाली बुक। फिर और बुक अगर किसी को इसके अलावा करना है तो और भी अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट्स में हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक है, अगर दिख रहा होगा, इसका हेडिंग है सो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय, सो इसके जो ऑथर्स हैं हॉग, MC क्या है, मकीन, एंड तीसरा है क्रेग। सो जनरली लोग बोलते हैं हॉग एंड क्रेग, है ना, इस तरह से बुक का नाम बोलते हैं। सो इससे बाकी और भी है, मोड एंड ग्रेवल्स का, राइस का, इस तरह के बुक्स हैं और सारे जो अच्छे बुक्स हैं। तो मेनली ये कर दो काफी है, ठीक है ना, इतना ढंग से कर दो। सो यही सब ठीक है। ओके सो हाँ, बाकी ये तो हो गया उसके लिए, प्रोबेबिलिटीज के लिए। इन्फ्लुएंस में अगर आगे आऊंगा तो इन्फ्लुएंस के लिए जो बुक है ये सब प्रोबेबिलिटीज में मेनली इन्फ्लुएंस। हालांकि वीके रवायतगी में भी तुम सिलेबस का जो ऑर्डर है और वीके रवायतगी के कंटेंट का ऑर्डर है बिल्कुल पैरेलल है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वीके रवायतगी को देख के उन्होंने सिलेबस बनाए हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सच्चाई पता नहीं क्या है। तो आप देखोगे जिस ऑर्डर में वीके रवायतगी के टॉपिक्स हैं, जिस ऑर्डर में चैप्टर 1 जो है तो वही पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, जो चैप्टर 2 है वो दूसरा टॉपिक है। सो आप अगर चाहो तो मैच करना सिलेबस को और वीके रवायतगी के कंटेंट को, तो बिल्कुल पैरेलल है उस ऑर्डर में। और वीके रवायतगी में पहले 10 चैप्टर में पूरा सिलेबस, इसमें भी कुछ टॉपिक्स नहीं है जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन और ये सब नहीं है। सो लाइक इसमें 95% ज़्यादा कंटेंट है वीके रवायतगी। मतलब सिंगल बुक भी काफ़ी है एक बार कंटेंट कवर करने के लिए, कि वीके रवायतगी अकेली पूरा कंटेंट कवर करती है, 95% के अराउंड जो सिलेबस है उसको कवर करती है, कुछ टॉपिक्स नहीं है। सेम प्रसन्ना साहू में भी 90% के अराउंड है, कुछ टॉपिक उसमें भी नहीं है, क्योंकि कोई बुक जैम के लिए नहीं लिखी गई है, गेट के लिए नहीं लिखी गई है, तो इसीलिए। सो नेक्स्ट बुक जो है ये है, सो आपको ये पता होगा ये बहुत अच्छी बुक है। सो दिस बुक इज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इस हालांकि ये भी बुक अकेला सफिशिएंट है, इसके जो कंटेंट है प्रोबेबिलिटी भी है, बुक है इन्फेरेंस इसका नाम है, लेकिन जो पहले 5 चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटीज ही हैं। स्टार्ट इन्होंने भी सिंपल वहीं से किया है। पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चौथा रैंडम वेरिएबल, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, पांचवा प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल, 6th है प्रिंसिपल ऑफ डेटा डिडक्शन। यहाँ से एस्टिमेशन स्टार्ट हो गया। सो लाइक मतलब सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरवल एस्टिमेशन। सो इसके जो 9 चैप्टर है पूरा जैम का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करते हैं। जो वीके रवायतगी के ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं। पूरा मतलब बोला 90% ज़्यादा सिलेबस का, कुछ टॉपिक हो सकते हैं उधर। तो प्रसन्ना साहब उसमें भी
ऑलमोस्ट 19 चैप्टर है, मतलब उन्होंने पार्ट से बांटे, 19 चैप्टर है जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है ना, ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बाय कैसेला बर्गर, ठीक है ना। तो कैसेला बर्गर, बर्गर जो भी बोलो, ओ सॉरी, मतलब मैं तो सिर्फ सरनेम लिख दिया। तो पूरा नाम इसका है, मतलब कैसेला एक है राइटर है, बर्गर दूसरा राइटर है, तो पूरा नाम लिखोगे तो जी कैसेला है ना, तो इस तरह से है। एंड जो दूसरा ऑथर है RL बर्गर जो भी बोलो, है ना। सो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तब जो भी तुमको अच्छी इंग्लिश है वो देख लो, बर्गर या बर्गर क्या है। सो क्या बोलते हो तुम लोग, जिनको पढ़ना आता है क्या पढ़ते हो तुम लोग, बर्गर या बर्गर, क्या पढ़ेंगे इसको, कोई बताओ। बर्गर ना, अब ये खाने वाला बर्गर तो नहीं है ना, मतलब वो तो नाम है। ओके सो ओके, बाकी और एक बुक जिनको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो और भी लिख सकते हो, जैसे 6th है, अगर बुक्स पूरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रेफरेंस के लिए इंक्लूडिंग, जैसे अब और बुक्स अगर लिखने हैं तो हो गया कैसेला बर्गर हो ही गया। सो इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सो इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय, सो इसके ऑथर है एक मोड ग्रेवेल ना, मोड एंड ग्रेवेल्स, ठीक है। और अगर लिखने हो तो जो बच्चे थोड़े से ठीक है, ज्यादा ही हो गया, सो इतना फाइन है। बाकी राइस वाली बुक आती है वो भी लिख सकते हो, छोड़ो। तो नाम भी ऐसे है ना, जैसे इनका मोड है, एक राइस है, एक बर्गर है, एकदम। चलो स्टार्ट करें, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जल्दी निपटाएंगे, ये कुछ बहुत खास नहीं है टॉपिक, मैं कोशिश करता हूँ 2-3 क्लास में, 3 क्लास मैक्सिमम खत्म कर ले। स्टार्ट करें, तो यही से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये तुम शुरू से ही सुनते आए होगे। ठीक, सो आप में से कोई बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी। यार तुम लोग इतने कम इंटरेक्ट करोगे कैसे मजा आएगा। एक तो कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, इतने सारे बच्चे ज्वाइन कम करते हैं क्योंकि सब रिकॉर्डिंग के भरोसे या तो बैठते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजता, फुल कोर्स में आओ, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं। कोई बताओ, ट्राई करो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्राई करके देखो। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया, आप सही बता रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। डेफिनेशन बताओ। सर ऑन अ रैंडम बेसिस जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी आउट सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी इवेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली विदाउट एनी पर्टिकुलरिटी और स्पेसिफिकेशन। यस आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ अगर बुक वाला डेफिनेशन देखें तो कई बार क्या होता है ना, वो पता क्या है, जो मैं कल भी यही बात बोल रहा था कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है डेफिनेशन से, तो आपको उस चीज का डेफिनेशन, मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी अकेले बैठो ना, आप सोचो, सिलेबस खोल के ना सोचो, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता तरीका है। जैसे अगर मान लो खाली तुम बैठे हो, तुम एक बार सिलेबस उठा लो, जैसे कल ही हमने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट किया था, तो पहला था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब खुद से पूछो भैया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता क्या है, अब आप खुद आंसर दो और बुक में पढ़ जाके देखो कि जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का डेफिनेशन क्या वही है जो आपने बताए हैं। तो कई बार क्या हम जो सोच रहे, जैसे आप लोगों ने जो एग्जांपल बताए वो ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे इंटरव्यूज में अक्सर ये चीजें, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई इंटरव्यू दिया, ऐसा होता है कि वो पूछ रहे हैं लेकिन हम एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको एग्जैक्ट, मुझे भी क्यों पता है एग्जैक्ट, क्योंकि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट हो तो हम लोग क्या है कि उसके नियर बाई बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं।
जैसे आप लोगों को जो बताया सही बताया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। सो आप पूछे कोई पूछ रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो रैंडम आगे भी आएगा, सैंपल स्पेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, ठीक है, ये तो हो गया। एनीवे, सो मैं अगर बुक वाला लैंग्वेज लिख के दिखाऊंगा, मतलब बुक वाला डेफिनेशन बताऊं, तो नाम से क्लियर रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप जिसके आउटकम्स रैंडम है, जैसे आप लोगों ने बताया, सही है, ये भी सही डेफिनेशन है कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके जो आउटकम्स होंगे रैंडम होंगे। तो रैंडम का मतलब क्या है कि आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है आउटकम, लाइक पॉसिबिलिटीज आपको पता है, बट यू डोंट नो एग्जैक्ट रिजल्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो ये बुक के लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है जो मैंने बोला है। सो अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं। सो एन एक्सपेरिमेंट, और ऐसे भी सोचने को बोला ना, सिलेबस उठाओ और एक एक वर्ड उठा के आप सोचो कि आपको क्या पता है उसके बारे में। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस क्या होता था, आपको पता ही होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जनरली जो बुक्स में है। अब कुछ चीजें बुक टू बुक वैरी करती हैं, डेफिनेशन की वजह से बात करूँ तो भी आप देखोगे रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन विकर वैद्य में कुछ और है, उसमें कुछ और है, उसमें मतलब है चीजें लेकिन थोड़े से एक्सटेंडेड है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, मीनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन है सेम ही अगर प्रूफ करना चाहे तो। लेकिन कुछ लोगों को लिखने के अपने तरीके होते हैं, आप देखना, आप इसे रैंडम वेरिएबल में कई बार दिक्कत होगा, अभी मैं कराऊंगा तो आप लोगों इसमें क्यों इतना एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिखा अभी करो दिए में, वो एफ इनवर्स एक माइनस एफ डिसेक्स लिखने की क्या जरूरत है ये सब। तो ओके, तो अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, रैंडम वेरिएबल पे आएंगे तो देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट पे हम लोग। सो एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि एन एक्सपेरिमेंट, मैं बुक से लिख देता हूं, in which an experiment in which the first thing is, जो बुक कह रहा है एक्चुअली कि all outcomes of the experiment are known in advance, all outcomes are known in advance, एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको पता है कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, यू नो द आउटकम्स इन एडवांस, नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट, आउटकम्स आर पॉसिबिलिटीज, सो यू नो आउटकम्स इन एडवांस। एंड आगे है एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, वरना रैंडम नहीं रहेगा ना, अगर आप बता दो कॉइन फेंक रहे हो हेड ही आएगा, पर अगर आप श्योर हो तो फिर वो एक रैंडम नहीं रहा। So exact result cannot be predicted in advance. And तीसरी कंडीशन है इसकी कि it can be repeated under identical conditions. So in which can be ऐसे कहता हूँ, it can be repeated under identical conditions. Identical condition या identical situation. So identical conditions, ठीक है। So ये डेफिनेशन है बुक का, बस आपको एक समझना है, हालांकि एग्जाम में या गेट में नहीं आएंगे डेफिनेशंस, लेकिन जैसे में मीनिंग समझनी है कि क्या मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है। कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स पता है आपको ऑलरेडी, एग्जैक्ट रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्वाइन को टॉस करना, जैसे आपने बताया था अभी क्वाइन को टॉस करना, तो एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके आउटकम्स मुझे पता है, वी डोंट नो हेड और टेल क्या आएगा एग्जैक्ट, वी कैन नॉट से। सो इस तरह से, एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो उसको रिपीट कर सकते हो आप। सो वो उसको बोलेंगे इज कॉल्ड, सो so this is called a random experiment, ठीक है। सिंपल ये एग्जाम्पल, सो इसके एग्जाम्पल होंगे टॉसिंग अ क्वाइन, ठीक है, सिंपल, या टॉसिंग टू क्वाइन, टॉसिंग टू क्वाइंस, रोलिंग और थ्रोइंग, ठीक है,
सो रोलिंग और थ्रोविंग अ डाई, ठीक है। सो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन, ड्रॉइंग अ कार्ड, फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना। सो दिस आर एक्सपेरिमेंट, है ना, या ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम द बैग, बैग या अर्न जो भी है, इस तरह से दीज आर सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत बेसिक चीज जो सबको आता ही है आप लोगों को। सो दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला वर्ड क्या है उसमें? सो आउटकम्स तो पता ही, आउटकम्स मतलब वो है कि जो पॉसिबिलिटीज हैं उस एक्सपेरिमेंट का। अब आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो? कोई बताओ, अभी तो बताया था मैंने, बताओ ताकि इंटरेक्शन रहेगी। मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट बताओ। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यस। अब देखो, तुम अगर वीके रॉयती में डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन नहीं है, उन्होंने दो चीजें लिखा है कि मैं लिख देता हूं अभी। सो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया, बाकी किसी बुक में मिलेगा। वीके रॉयती में कैसे लिखता है? सो वीके रॉयती का अगर आप डेफिनेशन देखो सैंपल स्पेस का, सो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, तो जनरली मैं जो डिनोट करूंगा या तो ओमेगा से या एस से, है ना। आप एस भी लिख सकते, सैंपल स्पेस जनरली बचपन से हम लोग एस डिनोट करते हुए आए हैं, और या ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा या एस। अब अगर वीके रॉयती में यही डेफिनेशन तुम देखो, उसमें कैसे लिखा है कि ये कहता है कि सैंपल स्पेस इज, मैं बता रहा हूँ जस्ट कैसे लिखता है। हालांकि बहुत ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो वीके रॉयती की बुक है ये थोड़े से मेजर थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करता है, क्योंकि मेजर, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के लोग उनको पता होगा कि मेजर थ्योरी जो सब्जेक्ट है वहाँ क्या होता है कि सिग्मा फील्ड, सिग्मा अलजेब्रा होता है मेजर, तो प्रोबेबिलिटी भी एक मेजर ही है। तो कोई चाहे तो प्रोबेबिलिटी को एज अ मेजर ट्रीट करके फिर वो सारे जो मेजर थ्योरी में हम लोग जो भी करते थे सेम चीज किया जा सकता था। इन्होंने थोड़ा सा वो इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अब कैसेला बर्गर की बुक है, कहीं भी सिग्मा अलजेब्रा का नाम नहीं लिया है, इसमें कई बार आपको सिग्मा अलजेब्रा का नाम आएगा, जो भी बताने वाला हूँ मैं। सो इस तरह से है, तो इसका अप्रोच थोड़ा मेजर थ्योरेटिक है, थोड़े से मेजर, ज्यादा नहीं है। कुछ बुक में सिर्फ मेजर थ्योरी बहुत ज्यादा होगा, तो वो बस थोड़ा सा मेजर थ्योरी को यूज करता है। हालांकि और भी इससे अच्छे लेवल्स की बुक है, बिलिंग्सली की बुक आती है, केल चूंग की है, ये सब इससे भी बहुत डिफिकल्ट लेवल की बुक है, या वहाँ और ज़्यादा मेजर यूज होता है। पूरा रियल प्रोबेबिलिटी आपको रियल एनालिसिस जैसा दिखेगा, वहाँ कोई नंबर्स रेयरली दिखेंगे और प्रोबेबिलिटीज रेयरली दिखेगा, सब मेजर में काम होता है ना। केल चूंग या आप इस तरह की बुक शायद ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बिलिंग्सली की बुक है, तो ये सब और एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटीज हैं। सो इसमें कैसे लिखा है आप देखिए, वीके रॉयती में कैसे लिखा है इन्होंने कि सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ पेयर, sample space of an experiment is a pair ओमेगा कॉमा, अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, उन्होंने एस सिग्मा फील्ड को लेके चला है, तो या तो मैं ओमेगा सिर्फ सैंपल स्पेस को रखता हूं, तो एस मैं सिग्मा फील्ड को लिखूं, या डेल्टा ले लूं सिग्मा फील्ड को, एस ले लो, तो एस का मतलब यहाँ सिग्मा फील्ड होगा, सैंपल स्पेस को मैं ओमेगा लेके चलूंगा, ठीक है। सो अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस के यहाँ सिग्मा फील्ड लेके चलता हूँ। अब ये सिग्मा फील्ड क्या है? सो वेयर, ये बोल रहा है सैंपल स्पेस एक पेयर है ओमेगा कॉमा एस, वेयर ओमेगा इज
set of all possible outcomes and जो ओमेगा है set of all possible outcomes है and जो S है S is sigma field of subset of ओमेगा। अब ये सिग्मा फील्ड क्या होता है, क्या लिख रहेगी, S इज द सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट, मतलब ये पेयर को सैंपल स्पेस बोल रहा है, क्योंकि मेजर थ्योरी में जब आप जाओगे तो वहां पे मेजर स्पेस होता है या मेजरेबल स्पेस होता है, तो इस तरह से डिनोट होता है वहां पे, इस सेट होगा और उस पे सिग्मा फील्ड है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के सेंस में जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जैसे उसमें सिग्मा फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं करती हैं, बिना सिग्मा फील्ड के रिस्पेक्ट में काम करती हैं, तो वहां पे सिग्मा फील्ड कुछ नहीं है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। इसने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो पावर सेट क्या होता है कोई बताओ मुझे आप में से, मैं बोल रहा हूँ पावर सेट ऑफ ओमेगा या पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो क्या मीनिंग है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस की? कोई बताओ, कोई भी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस? पता तो होगा यार तुम लोगों को, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? पावर सेट का मतलब क्या है? set of all the subsets of a set. यस, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा अलजेब्रा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा, जो सैंपल स्पेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। मैं भी ओमेगा का सैंपल स्पेस लेके चलूंगा, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा उतना, तो हम भी थोड़ा मेजर थोड़ी से बचेंगे, क्योंकि हमारा जैम के सिलेबस में बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैम या गेट में भी। गेट में हालांकि 2 क्वेश्चन आए हैं इस पे सिग्मा अलजेब्रा पे, 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं गेट में जो सिग्मा अलजेब्रा पे बेस्ड है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पेपर्स दिखाऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे तो साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे उसके। सो ठीक है, तो इसमें क्या है कि लाइक कुछ नहीं है, सिग्मा फील्ड या सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा सेम चीज है। सो सिग्मा फील्ड कुछ नहीं है, तो पावर सेट है सैंपल स्पेस का। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा। और आपको याद है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को आप लोग क्या बोलते हो? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को क्या बोलते हो आप लोग? इवेंट्स। यस, सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट्स हैं। तो अभी जो डेफिनेशन अगर सिग्मा अलजेब्रा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप डेफिनेशन लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड इज कॉल्ड इवेंट। और इन जनरल नॉट एवरी सबसेट्स आर इवेंट, नॉट एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर इवेंट। सैंपल स्पेस का हर सबसेट इवेंट नहीं होगा। जिन लोगों को थोड़ा अपर लेवल तक प्रोबेबिलिटी पता है उनको पता होगा, लाइन में बोल रहा हूं। जनरली हम ये जानते हैं ना कि सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। वो तब है जब सिग्मा अलजेब्रा है नहीं उस एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सिग्मा अलजेब्रा नहीं है इसका मतलब ऑल सबसेट्स जो है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को सिग्मा अलजेब्रा लिया गया है। तो हालांकि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा, तो मैं डेफिनेशन पहले लिखा ही देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एनीवे मैं बताना चाह रहा था कि दिस डेफिनेशन इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके। बट इन वीकर वैद्य यू विल सी दिस, क्योंकि वीकर वैद्य का लेवल थोड़ा ऊपर में होता है, थोड़ा ऊपर है लेवल, तो वो हायर लेवल की और डिफिकल्ट लेवल की बुक्स उठाओगे तो और एब्स्ट्रैक्ट और उस तरह से, क्योंकि ना जो बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये डेफिनेशन इन्होंने क्यों नहीं लिखा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे जब आप 8, 9, 10 में थे तो क्या करते थे लोग, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अभी भी शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो अज्यूम करते हैं, क्या पाई की वैल्यू 3.14 होती है? यस और नो? क्या पाई इक्वल होता है 3.14 के? मैं पूछना चाह रहा हूं। या क्या पाई इक्वल होती है 22/7 के? मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, यस और नो? अप्रोक्सीमेशन है सर 3.14। यस। सो ये आपको कब पता चला अप्रोक्सीमेशन है? क्या आप जब 6, 7, 8 जहां पे मेंसुरेशन हम लोग कर रहे थे, जो एरिया निकाल रहे थे सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर निकालते थे, तो टीचर बोलते थे कि भैया पाई की वैल्यू तुम लेना 22/7 या 3.14। बुक में भी लिखा होता था ब्रैकेट में, यूज पाई इज इक्वल टू 7। बट अब चूंकि तुम बड़े हो गए हो, तो क्या तुम्हें पता है ना कि पाई इक्वल नहीं है 3.14 के, दोनों अलग है। पाई इरेशनल नंबर है, 3.14 रेशनल नंबर है, कैसे इक्वल हो सकता है? 22/7 रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल, कैसे इक्वल हो सकता है? तो वहां क्या होता था कि तुम्हें कहते तुम बच्चे हो, ज्यादा परेशानी मत करो, तुम पाई को 3.14 रख के आगे बढ़ो, है ना।
लेकिन जब हम हायर क्लासेस में गए, जब हम रैशनल पढ़े तो समझ आया ओके पाई इरेशनल नंबर है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। लेकिन जब हम अगर बहुत स्ट्रिक्टली देख रहे हैं सो वी कैन नॉट से पाई इज इक्वल 3.14 है ना। जब हायर क्लास में गए तो हम समझे ओके रेशनल है, यही रेशनल इक्वल नहीं, वो अप्रोक्सीमेट है। लेकिन जब पहली बार हम बचपन में होते हैं बोलते इक्वल रख दो, हमें लगता है पाई और 3.14 इक्वल ही है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल ही। मैं अपना जहाँ समझ आता है कि बचपन यही समझते थे कि पाई और 3.14 एग्जैक्टली इक्वल है, यहाँ 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल है। बाद में समझ आया कि पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14 इज नॉट इक्वल टू 22/7। तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है, 22/7, 3.14 और पाई तीनों अलग अलग नंबर है ना। अगर आप रियल नंबर के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो तीनों को, तीनों अलग नंबर लाइन पे तीन डिफरेंट जगह पे जाएंगे। तो ये जब आप किसी चीज को बहुत क्या बोलते हैं उसे एक स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट से आप देखते हो, सेम चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बोल दिया गया ओके एनी सब ऑल द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस है, यहाँ बिना सिग्मा फील्ड के रेशो में बात किया गया। लेकिन जब अपर लेवल पे आओ तुम चीजों को स्ट्रिक्टली अब पढ़ना चाहते हो, बहुत क्लोजली, या उस तरफ कहते हैं कि ना एक लूज सेंस में, एक थोड़ा स्ट्रिक्ट सेंस में, तो स्ट्रिक्ट सेंस में आगे जाओगे तो और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें, तो लेवल का डिफरेंस है। बच्चों जब हम बच्चे थे तो हमें ये बताया जाता था, और ऊपर जाओगे ये आएगा, थोड़े और हायर लेवल की चीजें पढ़ो तो इसको और एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा उन्होंने इस तरीके से। सो मतलब वो सेम मैं कहना ही चाह रहा हूँ। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या दोनों डेफिनेशन अलग है क्या, नो प्रॉब्लम, ये डेफिनेशन ओके है आपके जैम और गेट लेवल पे, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। एनीवे अब मैं आता हूँ थोड़ा सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा के डेफिनेशन पे। या सिग्मा अलजेब्रा होगा ओके। सो कैसे डिफाइन करें, किसी को आइडिया है? देखो मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एमएससी कर रहे हो या कर चुके होगे जो स्टैट्स बैकग्राउंड स्पेशली, तो उन लोगों को मुझे पता आपको आता है। सो आप जब इंटरेक्ट करोगे तो मुझे ये समझ आएगा कि आपको कितना आता है। भूल गए होंगे, ऐसे भी हो गए भूल गए होंगे, या तब ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ये सब वो चीज़ें छोटी छोटी जो इंटरव्यूज में आपको फेस करो, जब आप पीएचडी के इंटरव्यूज दोगे, जो गेट वाले लोग हैं वहाँ फेस करोगे आप, कि जो वहाँ क्या बहुत डिफिकल्ट चीज़ थोड़ी पूछते हैं इंटरव्यू में, छोटे से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर लेवल तक बढ़ते जाते हैं कि आपका लेवल कहाँ तक, भैया इसको क्या हो गया, सो कि आपका लेवल कहाँ तक है वही चेक करते हैं इंटरव्यू में, इस तरह से होते हैं। सो मैं थोड़ा उस पर पढ़ा हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में। ओके एनीवे किसी को आइडिया है इसका? किसी को आइडिया नहीं है? कोई तो बोलो हाँ ना। नहीं सर। ओके चलो एक तो ऑनेस्ट है, बाकी सब कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है ओके। सो जो सिग्मा फील्ड एक्चुअली क्या होगा कि अभी आपने देखा जो ओमेगा ले रहा हूं मैं वो सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अभी वही लेके चल रहे हैं और यही लेके मैं पूरा कोर्स में चलूंगा कि सैंपल स्पेस से जस्ट ओमेगा, पेयर अभी एक्सक्लूड करते हैं, कर सकते हैं पेयर कोई दिक्कत नहीं, हम सिग्मा फील्ड जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो करेंगे। सिग्मा फील्ड जहाँ पे नहीं है पिक्चर में तो वहाँ सिग्मा फील्ड पावर सेट है सैंपल स्पेस का, ठीक है। और थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। सो डेफिनेशन क्या है इसका कि अ सेट ऑफ सबसेट्स, या ऐसा बोलो कि अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट्स। इसका डेफिनेशन वीको रेजमे में लिखा हुआ है लेकिन वो डेफिनेशन अलग से नहीं लिखा है, वो बीच में जो पैराग्राफ है उसी बीच में लिख दिया है। सो अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट है। सिग्मा फील्ड क्या है? ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट? जो खुद सबसेट, अच्छा सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो ये या ऐसा भी नॉन एम्प्टी हटाओ, तुम्हें नॉन एम्प्टी वैसे भी समझ आ जाएगा, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। सो इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा के कुछ सबसेट्स हैं उसका एक सेट बना रहे हो फिर से आप, है ना। हालांकि पावर सेट था, पावर ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यहाँ ऑल सबसेट्स नहीं आएंगे, कुछ सबसेट्स भी ले सकते हो, उसका कलेक्शन बना लो जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो सिग्मा फील्ड होगी। सो ठीक है ना। सो अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा which satisfies या such that, यहाँ लिख लो such that
सच दैट, पहली कंडीशन है कि एम्प्टी सेट मस्ट बिलोंग टू, अच्छा मैं क्या नाम दूं इसका, सो मैं एस लेके चलता हूं, सो एस मतलब सिग्मा फील्ड, ठीक है ना, सैंपल स्पेस नहीं। सो अ सेट एस ऑफ सबसे होगा सच दैट 5 बिलोंग्स टू एस। दूसरा है इफ कोई सेट ए है, मान लो इवेंट ए है, या ए मतलब ई है, मान लो ई तो पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है, मान लो ई कोई एलिमेंट है, ए ले लो, सो ए कोई एलिमेंट है एस में, देन ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इन एस। एक तो ये है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है कि, है ना, अगर तुम बुक में डेफिनेशन देखोगे, विकोरस में है डेफिनेशन लिखा है कि सिग्मा फील्ड इज अ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा दैट इज क्लोज्ड अंडर फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंटेन द नॉन एम्प्टी सेट। ये डेफिनेशन लिखा है, तो मैं उसको मैथमेटिकली, वो लैंग्वेज में लिखा है, मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। So A sub belongs to S, तो A complement belongs to S. If E1, E2, अब कितने हैं? These sets are in S, then countable union बोला है। countable union का मतलब countable set आगे आएगा, गिट में है ये वर्ड। So countable, uncountable, finite है ना, इस तरह से वर्ड। infinite दो तरह के होते हैं ना, so infinity दो तरह के हैं, countable infinite, uncountable infinite। तो ये countable बोला, so E1 E2 this belongs to S, then union of EI's I from 1 to infinity this belongs to S। अगर ये सब सेट्स, अच्छा कहाँ पे है, लिखा ही नहीं आगे, हाँ S में है, या इसी को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। E1 E2 E3 सब S के मेंबर्स हैं, तो यूनियंस मस्ट बी दिस। सो ये तीन कंडीशन है सिग्मा फील्ड सेटिस्फाई करने के लिए। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना मुझे कि वो सिग्मा फील्ड है कि नहीं है। ओके, सो मैं कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन है सिग्मा फील्ड का। गेट में इसी साल क्वेश्चन आया, मैं दिखाऊंगा अभी। सो एस बी द सबसेट ऑफ ओमेगा सच दैट दिस इज दिस, सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड, ठीक है। जो सेट एस है इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं थ्रोइंग अ डाई। सो मुझे आप लोग ये बताओ कि इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको एक सिग्मा फील्ड लिख के देता हूं, मतलब मैं एक सेट, सिग्मा फील्ड तो चेक करना है, क्योंकि मैं क्या लिख के देता हूं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सम सबसेट्स ऑफ ओमेगा, और आपको डिसाइड करना है सिग्मा फील्ड है कि नहीं है। तो सिंपल, एक है फाई और जस्ट एक है ओमेगा, आपको चेक करना है। S2 लिख के दे रहा हूं मैं, फाई सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 3 4 5 3 4 कॉमा ओमेगा। S3 5 set containing 1 2 3, set containing 4 5 6, set omega, and S4 5 1 set containing 2, set containing 1 2 and omega। ठीक है, आप लोग डिसाइड कीजिए S1 S2 S3 S4 में से कौन सा सिग्मा फील्ड है, कौन सा सिग्मा फील्ड नहीं है, आपको ये डिसाइड करके मुझे बताना है।
डिसाइड कीजिए, बताइए। ओके 1 और 3 है, 2 और 4 नहीं है? नहीं। तो सिंपली आपको देखना है, बहुत इजी सा है ना। देखो आपको देखना है सिग्मा फील्ड होने के लिए एम्प्टी सेट उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा ऐसे सिग्मा फील्ड डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो तो आपको समझ आएगा। किस वर्ड से था सबसेट? अब ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन कहाँ है। ये लो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो आप, विजिबल है? ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है गेट 2023 का ही है, 2023 वाला है। आप ध्यान दो, ये कह रहा है कंसीडर अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस आगे मैं डिफाइन करूंगा, ओमेगा जी पी। सो ओमेगा क्या है, आप लोग बताओ मुझे, ओमेगा क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, करेक्ट। जी क्या होगा? यहां जी लिखा हुआ है, कैन यू गेस? सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड है ना। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस को इन तीन के स्ट्रक्चर को एक साथ ट्रिपलेट में दिखाया जाता है कि जब कहीं प्रोबेबिलिटी स्पेस आप बोल रहे हो, ये वही लिखाऊंगा आगे, आगे ही ये डेफिनेशन था, अगला डेफिनेशन जस्ट है। सो ओमेगा एफ, मतलब एस लिख रहा हूं, जी लिखा है इन्होंने, तो सैंपल स्पेस, सिग्मा फील्ड, प्रोबेबिलिटी, इसके जो ट्रिपलेट है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। एनीवे, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 और ये सिग्मा फील्ड आपको दिया हुआ है, देखो। सो यहाँ पे ये सब इवेंट है, एक्चुअली दीज आर इवेंट्स। ये जो सेट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सिग्मा फील्ड में सिर्फ 8 एलिमेंट है, और जबकि ओमेगा के पास कितने सबसेट है टोटल? 16। सो ओमेगा के पास टोटल 16 सबसेट है। तो ऑल सबसेट्स आर नॉट इवेंट हेयर। वो जो डेफिनेशन में कह रहा था कि हर सबसेट सैंपल स्पेस का इवेंट होगा, जरूरी नहीं है, यहाँ पे वो एग्जांपल है। सिर्फ ये जो जी के अंदर 8 सेट लिखे हैं ना, सिर्फ वही इवेंट है और बाकी 8 इवेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। क्योंकि जब भी सिग्मा फील्ड पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड है तो उस केस में सिर्फ सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वही इवेंट है, उसी की प्रोबेबिलिटी तुम निकाल पाओगे, और इनका सम करोगे तो 1 आ जाएगा, इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इन द सेंस, सॉरी, ओमेगा में जो है वही आ जाएगा, और ये तो इवेंट्स हैं एक्चुअली। तो इवेंट का मतलब वो देखना पड़ेगा यूनियन क्या है, मतलब कहना मतलब सम, वो मैं दूसरा बोल रहा था ना, वो तो पार्टीशंस हो जाएंगे। एनीवे, अभी इनका सम करने की जरूरत नहीं, कहने मतलब ये है कि ये जो सबसेट्स हैं जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा डेफिनेशन? जो हमने लिखा था। तो मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा था कि ये जो ओमेगा है, जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे लिखा था कि आप चेक करो सिग्मा फील्ड है कि नहीं है, तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप चेक करके देखो एक बारी कि सिग्मा फील्ड के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये है, हाँ या ना? Yes. तो सिंपली आप देख सकते हो ना यहाँ पे। सो आप सिंपली देख पाओगे कि क्या कंडीशन थी? कंडीशन थी एम्प्टी सेट होने चाहिए, वो है,
जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन, जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट खुद ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा? सेट कंटेनिंग 1 का कॉम्प्लीमेंट बताओ। इस सेट में कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 तो ये आपका 2 3 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका ये है। फिर 4 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3, 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये। सो कोई भी सेट लो उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें है। सेकंड कैन सेटिस्फाई। फर्स्ट वाज एम्प्टी सेट मस्ट बी इन दैट सेट। सेकंड इज इफ सेट A इज अवेलेबल देन ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी देयर। थर्ड है कि कितने भी सेट एट अ टाइम तुम ले लो तो वो काउंटेबल, इट इज अ क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, ऐसा लिखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा। क्लोज मतलब यू टेक 2 सेट देयर यूनियन मस्ट बी देयर। If you take three sets, their union must be there. If you take 4 sets, their union must be there. So whatever sets you select, as many, the union must be there. So तुम चेक कर लो, कोई भी 2 सेलेक्ट करो, इसका यूनियन जरूर होगा। इसका यूनियन यहाँ है। 3 का यूनियन ले लो, ये भी यहाँ पे है 1 2 3 4 ना, वो तो खुद ओमेगा है 1 2 3 4। तो इन दोनों का यूनियन ओमेगा ही आ गया। मतलब कोई भी यू सेलेक्ट एनी 2 सेट्स, उसका यूनियन होगा 1 2 3 यहाँ पे है ना, फिर 4 2 3 यहाँ पे है, लाइक दिस। सो वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये सिग्मा फील्ड है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 8 सेट्स हैं, दीज आर ओनली इवेंट्स। मैं आगे लिखूंगा। तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट, ऐसा कब बोलेंगे? जब सिग्मा फील्ड पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट के अंदर सारे सबसेट्स आ गए, तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट देयर। बट यहाँ पे सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड है, सो देन ओनली दीज मेनी आर इवेंट्स। एनीवे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे बाद में हम, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट किया हुआ है, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे जब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। और डरने की जरूरत नहीं है कि आपको 100 में 100 नहीं लाने हैं, ना गेट में ना जैम में। 50 ले आओगे टॉप 10 में रहोगे, ये चीजें हैं, तो डरने की जरूरत है नहीं। 50 मार्क्स पे अगर आप स्कोर कर लिए तो। एक और क्वेश्चन होगा। ऐसे ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा नहीं। सो यस दिस वन। देखो यहां भी क्या है, अरे यार तो ढूंढेंगे नहीं, छोड़ो। सो वहां भी यही था कि वो भी सिग्मा फील्ड एक्चुअली बना रखा है। कौन सा पेपर आ गया ये? एक तो ना इतने मुश्किल से ढूंढे थे, स्टार्टिंग में ही था हालांकि। सो 22 के बाद होगा ना। ओके एक मिनट। तो इसमें कहा था? स्टार्टिंग में था ना, तो सर क्वेश्चन नंबर 14। 14 था। ओके
एग्जाम जर चला इसका आगे 14 ना, यस। देखिए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फिर आप, यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस है इंटरवल 0 से 2, वहां पे सैंपल स्पेस था 1 2 3 4, तो वो एक फाइनाइट सेट था। यहाँ आपका सैंपल स्पेस है इंटरवल 0 से 2, इनफाइनाइट है ये, और इनफाइनाइट में भी अनकाउंटेबल है ना। अगर सैंपल स्पेस नेचुरल नंबर भी है तो इनफाइनाइट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये भी इनफाइनाइट है लेकिन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये सैंपल स्पेस आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। और यहाँ देखो सिग्मा फील्ड इसने दिया है आपको, फिर से वही लिखा है, कंसीडर प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी पी, ओमेगा सैंपल स्पेस, जी सिग्मा फील्ड, पी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे है देखो ये सैंपल स्पेस उस सैंपल स्पेस पे बेस्ड, तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस दैट सेटिस्फाइड दैट थ्री कंडीशंस जो डेफिनेशन में था, दैट इज सिग्मा फील्ड। अब नाउ वी कैन चेक दिस इज आल्सो सिग्मा फील्ड। फाई है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट फाई है, फाई होना चाहिए, पहली बात वो है। दूसरी कंडीशन था कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो फाई कॉम्प्लीमेंट ओमेगा, ओमेगा का फाई, इसका कॉम्प्लीमेंट ये और इसका कॉम्प्लीमेंट ये। चेक करो इस सेट के रेस्पेक्ट में, जब इसका तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे ये आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे वो आएगा। यूनियन किसी दो इन दोनों का यूनियन लो, ओमेगा ही आ गया, ओमेगा फाई का वो आ गया, किसी भी 2 3 4 का यूनियन लो वो उसी में होगा। तो ये भी सिग्मा फील्ड है, इस पे बेस्ड डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल बेस्ड है क्वेश्चन है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा सिग्मा फील्ड का, थोड़ा सा क्या रिक्वायर्ड होगा ही। तो ये इस तरह अगर जिसको नहीं पता सिग्मा फील्ड से मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, किसी टीचर ने आपको जैम का सिलेबस पढ़ा दिया, सिग्मा फील्ड बताया ही नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन देख के आपको हवा ही नहीं लगेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्या आगे जी क्या है पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना। सो ये सब हम देखेंगे आगे। सो लाइक सो यहाँ पे सिर्फ यही 4 सेट है जो इवेंट है। इस ओमेगा के पास अनकाउंटेबली मेनी सबसेट्स हैं, बट नॉट ऑल सबसेट्स आर इवेंट, ओनली 4 इवेंट्स आर देयर इन दिस सेट, इन दिस क्वेश्चन। ओके, सिर्फ 4 ही इवेंट होंगे, ये 4 सेट है जो, नॉट ऑल सबसेट्स आर इवेंट। ओके, एनीवे सो अगर हम बच्चों वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ऑल सबसेट्स of a sample space are event, no problem, but in that case we consider that sigma field is a power set of sample space. Okay. चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है इसको। एनीवे तो हम तो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है, अब ये चेक कर दो एक बारी। तो जैसे इन्होंने कहा कि S1 इज सिग्मा फील्ड, नो प्रॉब्लम, फाई है, कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, ओके। S2 सिग्मा फील्ड नहीं है क्योंकि सेकेंड कंडीशन फेल हो रहा होगा। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस सेट में, बताओ कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 2 इन दिस सेट। 4 5 6। हाँ 4 1 2 का 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 4 5 6 जो कि नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड। S3 1 2 3 का 4 5 6 कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन भी है, सो दिस इज ओके। 4 1 का कॉम्प्लीमेंट उस सेट में होगा 2 3 4 5 6 जो कि नहीं है, दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड। ठीक है, तो जस्ट बता दिया सिग्मा फील्ड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, एक और मजेदार बात बताऊं, सिग्मा फील्ड आपको सबको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पता है क्या, कोई बता सकता है, मतलब ट्राई करो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हाउ डू यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी? Probability is a mapping Yes. from one set to one set. From सर मतलब समझ नहीं आया, मतलब बहुत दिनों पहले पढ़ा था ये डेफिनेशन। नो प्रॉब्लम, ये पूछा था वो। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, आपने सही कहा, प्रोबेबिलिटी मैपिंग है, मैपिंग मतलब फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन के पास डोमेन होता है, रेंज होता है। तो प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन? सैंपल स्पेस। नो, सर 0 to 1। नो डोमेन, डोमेन मैं पूछ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या है? वो तो रेंज है 0 से 1। Set of events. Set of events, correct, correct. So this is actually sigma field. Set of events, yes. So what you do, प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हो? इवेंट का। तो सेट ऑफ ऑल इवेंट्स जो है वो आपका डोमेन है, और उसी सेट ऑफ इवेंट्स को हम सिग्मा फील्ड बोलते हैं। तो सिग्मा फील्ड इज नथिंग बट द सेट ऑफ इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी का डोमेन है सिग्मा फील्ड। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड और जिसका रेंज है 0 to 1। हर फंक्शन के पास डोमेन और रेंज होता है, हर फंक्शन के पास डोमेन जिस पे डिफाइन किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया गया सिग्मा फील्ड पे, या उन्होंने सही कहा सेट ऑफ इवेंट्स, एंड सेट ऑफ इवेंट्स इज नथिंग बट अ सिग्मा फील्ड।
ठीक है ना। सिग्मा फील्ड का दूसरा डेफिनेशन ये भी है जो उन्होंने कहा कि सेट ऑफ इवेंट्स, दिस इज डेफिनेशन कि हाउ डू डिफाइन सिग्मा फील्ड, सेट ऑफ इवेंट्स, फिर इवेंट अलग से डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें फिर उस तरीके से। एनीवे मतलब वो एक रिजल्ट हो गया। तो ये सब छोटी चीजें हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार मतलब याद आता है कोई अगर पूछ लेता है ऐसे इंटरव्यूज में, एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, वहाँ फंस जाएंगे ना। जैसे अब ज्यादातर लोगों को लगता है, एक ने बताया ना कि प्रोबेबिलिटी का डोमेन सिग्मा सैंपल स्पेस है, ज्यादातर लोग यही लगता है कि प्रोबेबिलिटी का डोमेन सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस खुद एक इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना एफएक्स, जब फंक्शन लिखते हो एफएक्स एक्स है डोमेन, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सेट्स की मतलब इवेंट्स की एक्चुअली, तो सेट ऑफ इवेंट्स इज डोमेन। या फाइन, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूं, इवेंट्स। ओके, सो अभी हमने डिफाइन किया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डिफाइन किया सैंपल स्पेस क्या है, डिफाइन किया सिग्मा फील्ड क्या है, अब डिफाइन कर रहे हैं इवेंट क्या है, डेफिनेशंस लिख रहे हैं। देखो डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बताओगे मैं उस गांव का हूं जहां पे नदी है, तो कैसे पता चलेगा कहां के हो आप? ऐसे बच्चा करता है जब पूछा जाता है कि मतलब अभी जैसे पूछा कोई सी ना मतलब क्या होता है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस प्रेसाइज है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने जैसा भी पूछा था, तो आप उसके आसपास की चीजें बताते हो कि उस गांव में एक नदी है, मैं वहां से हूँ, तो कैसे पता चलेगा कहाँ से हो आप? तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा आपको कि इस जगह का ये नाम है। तो जो आपका नाम है वो आपका इंट्रोडक्शन है, मतलब सॉरी अगर आपका नाम पूछ रहा हूँ तो आपका जो पर्टिकुलर नाम है वो, अगर गांव का मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कहाँ पहुंच गया नदी पे, मतलब वो अगर पूछूं आप कहाँ से हो, मैं ये पूछना चाह रहा था। सो कहाँ से हो, तो फिर आप अगर पर्टिकुलर जगह नहीं बता रहे तो आप कुछ अगर ऐसे बताओगे कि पहाड़ है वहाँ पे ये है वो है, पता नहीं चलेगा। तो सेम चीज ऐसे क्वेश्चन जब आपको कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको प्रिसाइज डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवेंट क्या है, तो ये आपको पता है। तो इस तरह से हर वर्ड के सिलेबस में जो जो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक एक वर्ड का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको थ्योरम समझ नहीं भी आता ना, डेफिनेशन से क्वेश्चन कर दोगे आप, सिर्फ डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो थ्योरम सिनोम्स नहीं लग रहे हैं डेफिनेशन से हो जाएंगे। अब डेफिनेशन ही आपको याद नहीं है तो कैसे लगाओगे आप? तो सिलेबस के एक एक वर्ड, चाहे मैथमेटिक्स पोर्शन है या स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। कल भी कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे थे, तो वैसे लोग बता रहे हैं कि सर वो मतलब लिमिट ले लेंगे वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो मेन मतलब ये है ना। अब डेफिनेशन में कर रहा हूँ, मुझे 3 इडियट का डायलॉग याद आ रहा है कि बेटा डेफिनेशन क्या है, जो मशीन वाली चीज आई थी। सो ओके, इवेंट्स, हाँ आप में से बताओ कोई इवेंट की डेफिनेशन क्या है? अभी बताया था लोगों ने, इवेंट की डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन? दो तरीके से लिखेंगे हम लोग। एक तो बच्चों वाला डेफिनेशन जो आप जानते आए हो बचपन से, बताओ भाई कोई भी तो बताओ। एक तो ना बच्चे शुरू में ज्वाइन इतने करते हैं। हाँ, कलेक्शन ऑफ बेसिक आउटकम्स। नहीं, ये बेसिक आउटकम क्या होता है? सर इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस, हाँ ये सही है। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सिंपल, ये हो गया बच्चों वाला डेफिनेशन। अब चूंकि हम हायर लेवल पे, जिस लेवल में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वीके रॉयत की बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से अगर लिखे हम तो ये बोलेगा एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड, ये है वीके रॉयत में। वीके रॉयत के हिसाब से जो इवेंट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड। अभी सिग्मा फील्ड क्या आपने देखा है पीछे कि सिग्मा फील्ड एक सेट है जिसके अंदर, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स होंगे सैंपल स्पेस के, मतलब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस दैट सैटिस्फाई दैट 3 कंडीशन कि एम्प्टी सेट उसमें होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, यूनियंस होने चाहिए, तो वो सिग्मा फील्ड होगा। अब सिग्मा फील्ड के जो भी एलिमेंट्स है वो इवेंट है। जैसे 2 क्वेश्चन दिखाया मैंने तुम्हें गेट के इस बार अभी, तो वो जो सिग्मा फील्ड दिया है ना, उसके जो मेंबर्स हैं वही इवेंट्स हैं। सो इन दैट केस ये डेफिनेशन फेल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको गलत नहीं बोल रहा। इस केस में जो सिग्मा फील्ड है यहाँ पे हिडन ये है कि इस केस में हिडन है कि सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो वहां जहां सिग्मा फील्ड नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड पावर सेट है। अब पावर सेट में क्या होता है, सारे सबसेट्स आ जाते हैं, इसीलिए सारा सबसेट जो है इवेंट है। डेफिनेशन दोनों इक्विवेलेंट ही है, लेकिन थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये, टू द पॉइंट। मतलब ये जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, ये थोड़े फिक्स कंडीशन में बात कर रहा है। जब सिग्मा फील्ड आपका पावर सेट है सैंपल स्पेस का, तब बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको। जैसे ओमेगा है
1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पे इवेंट्स क्या होंगे, तो चूंकि विकेर में डिफाइन करता है ओमेगा और सिग्मा फील्ड साथ में, तुमने देखा सैंपल स्पेस में भी ओमेगा और सिग्मा फील्ड डिफाइन किया साथ। सो एनीवे, तो इसके पास कितने इवेंट्स हैं, हाउ मेनी इवेंट्स यू कैन डिफाइन हियर, इसके पास कितने सबसेट है टोटल, 16। सो 5 सेट कंटेनिंग 1, एकदम एनर्जी डाउन है कुछ लोगों की, सिर्फ 3-4 लोग हैं जो एक्टिव हैं, और वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे नाम डिस्प्ले होता है, ठीक है ना, तो मुझे दिख रहा है। सो 5 1 2, ठीक है ना, इस तरह मतलब लिख लो आगे ऐसे ही, लास्ट में ओमेगा हो जाएगा, टोटल 16 है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, मैं बोल रहा हूँ दीज आर इवेंट्स, ये जो लिखा हूँ दीज आर इवेंट्स, तो ये सब इवेंट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा फील्ड है ना, यहाँ पे जो सिग्मा फील्ड है आपका वो सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसीलिए ये इवेंट बना, क्योंकि सिग्मा फील्ड क्या है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस का, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। और यहाँ पे वही बात है, एग्जांपल जैसे मैं लिखूं कि, तो यहाँ पे जब आप सैंपल स्पेस लिखोगे ना, तो आपको मतलब ओमेगा और सिग्मा फील्ड दोनों लिखना पड़ेगा, जैसे उस क्वेश्चन में था, जैसे अभी जो हम गेट का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें था, क्या था कि ओमेगा वहां था 1 2 3 4, और वो सिग्मा फील्ड जी लिखा था, तो मैं एस लिख देता हूँ, सिग्मा फील्ड था 5 सेट कंटेनिंग 1 2 सेट कंटेनिंग 3 4 क्या था पता नहीं, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, तो अभी बस मैं इतना ही लिख देता हूँ बस, ओमेगा मतलब यही लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे सिर्फ यही 4 है जो इवेंट्स हैं, सो हेयर सेट कंटेनिंग मतलब नो सेट 5 हो गया, सेट कंटेनिंग 1 2 सेट कंटेनिंग 3 4 एंड ओमेगा, दीज आर इवेंट्स। इसके अलावा जो इसके बाकी सबसेट है वो इवेंट नहीं है, जब सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड हो तो उसी के एलिमेंट्स इवेंट होंगे, बाकी इवेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल बट मैं लिख देता हूं, सेट कंटेनिंग फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने 1,4, बताओ ये 1,4 इवेंट होगा क्या यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में, यस और नो, क्या सेट कंटेनिंग 1,4 इवेंट होगा या नहीं, नहीं होगा सर, नहीं होगा ना, यस, सो दिस इज नॉट इवेंट, 1,4 इज नॉट इवेंट, क्यों, क्योंकि मैंने सिग्मा फील्ड स्पेसिफाई कर दिया, सिग्मा फील्ड के एस लिखा, सिग्मा फील्ड स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ओमेगा मेरा सैंपल स्पेस को डिनोट करता है, एस मेरा सिग्मा फील्ड को डिनोट करता है आज के लिए नोटेशन में। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिग्मा फील्ड पूरा सबसेट, ऑल सबसेट्स है, इसीलिए ये ऑल सबसेट्स आर इवेंट्स, फाइन। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछ रहा, जैम में गेट में डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन डेफिनेशन क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ये बोल रहा हूँ। ओके, अगर आप ये डेफिनेशन नहीं भी जानते तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिक्कत जैम में स्पेशली नहीं होने वाला, लेकिन गेट में हो सकता है ना, अगर ऐसे आप अप्रोच पता है तो। एनीवे देखो थोड़ा एडवांस लेवल ज़्यादा हो रहा है ना। क्या हो गया आपको, तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया, सैंपल स्पेस डिफाइन किया, सिग्मा फील्ड डिफाइन किया, इवेंट डिफाइन किया, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, सो सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ ओमेगा, ओके। अब आगे अगला वर्ड क्या है, सो यहाँ ही आ जाओ, देख लो सिलेबस में, सो अच्छा विजिबिलिटी क्लियर नहीं था क्वेश्चन का, चलो अगला क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट मतलब इवेंट स्पेस जो लिखा है ना, ये वही सिग्मा फील्ड है, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स जो होते हैं ना वो सिग्मा फील्ड होते हैं, मैं उधर एक बार और लिखी दूं। सो इस पर्सपेक्टिव में जो मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, सो इस पर्सपेक्टिव में जो है so thus we can write, so we can say that sigma field is collection of all events, you can say that कि sigma field is collection of all events या set of all events,
कलेक्शन लिखो या सेट लिखो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स। ओके चलो, तो इवेंट स्पेस में तो वही सिग्मा फील्ड था, और अभी थ्योरी डिस्कस करें। मैं अभी नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, आपको ट्राई करके आना है। अभी कुछ थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल स्पेस अलजेब्रा ऑफ इवेंट वही था कि लाइक इवेंट स्पेस का मतलब वही सिग्मा फील्ड हो गया एक्चुअली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वही जो बच्चों में पढ़ते थे तुम लोग, क्या करते थे, व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल बोलते हैं ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो क्या बोलेंगे इसको, ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें सिंपली आप क्या करते हो कि मान लो ऐसा है, लेट ओमेगा वी सैंपल स्पेस, मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, वही लेके चल रहा हूं मैं, ओमेगा वी सैंपल स्पेस या सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा लिख देता हूं, ओमेगा वी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ, यहां थोड़े से और रेस्ट्रिक्शन है, सेट ऑफ ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि इस डेफिनेशन में रेस्ट्रिक्शन यही है, इसीलिए ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड नहीं है जो मैं दिखाऊंगा अभी, और आपने बचपन से यही डेफिनेशन पढ़े होंगे। सो ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देखता हूँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ओमेगा क्या, सेट ऑफ ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एंड ई बी एन इवेंट, ओके, या ई कोई सबसेट बोल दो, ई बी सबसेट, अभी मैं वही डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ, सबसेट, क्योंकि जब भी सिग्मा फील्ड कुछ नहीं लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ, पावर सेट ऑफ सैंपल्स, पावर सेट ऑफ ओमेगा है, तो जहां बात नहीं कर रहे हैं वहां पे इन जनरल तुम्हें सोचना है इसके बारे में, वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, मतलब ऑल सबसेट्स आर इवेंट इन दैट केस, जहां स्पेसिफाइड है वहां प्रॉब्लम है। सो ई बी अ सबसेट ऑफ ओमेगा, तो मुझे बताइए आप लोग, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बोल देता हूं इसको मैं, इवेंट ई, जिसको आप लोग लिखते हैं P ऑफ E। तो कोई मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E को आप कैसे डिफाइन करते थे? यस करेक्ट। सो आप हम लोग यही करते थे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, या बुक में ऐसा लिखा रहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं वीडियो में पब्लिक कर रहा हूं, एक्चुअली अभी कुछ वीडियोस पब्लिक करेंगे लोगों को थोड़े दिखाने के लिए, उसके बाद फिर हमारा सारे वीडियो पब्लिक नहीं होंगे ना, तो अभी एक दो लेक्चर आज का भी मैं हो सकता है पब्लिक करूं। सो जैसे पहला लेक्चर था ना इसका, कल मैथ्स का पहला लेक्चर था, आज स्टैट्स का पहला लेक्चर, ये पब्लिक होगा, आगे फिर आपको सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे जो इनरोल्ड बच्चे हैं, सारे वीडियोस पब्लिक नहीं होंगे, ठीक है ना। So number of favorable outcomes to E upon total number of outcomes. Okay. है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डेमो लेक्चर चाहिए, इसीलिए अपलोड कर दिया कि भैया देख लो, तुम्हें डेमो चाहिए तुम YouTube वीडियो पढ़िए, देख लो वो चीजें, स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, so you can see there. Number of favorable outcomes to E upon total number of outcomes, या total number of outcomes, ये डेफिनेशन जानते हो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वैलिड होगा? सोचो, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये वर्ड मैं हटा दूं तो क्या डेफिनेशन वैलिड है? नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं सिंपली,
a coin is tossed, a coin is tossed, है ना? If head comes, a coin is tossed just once. ठीक, एक बार बस हम टॉस कर रहे हैं, एक ही बार. If head comes, throw a die, and if tail comes, throw the same coin. Throw the coin again. और जैसे एक बार टॉस किया तो उसके बाद टॉस नहीं हो रहा, ठीक है? सो अब क्वेश्चन ये है कि पहले तो मैं पूछूंगा फाइंड सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट, सॉरी सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एंड दूसरा क्वेश्चन है सो पहले ना फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. And find probability of getting even number on the die. या मैं ऐसा बोलूं, या ठीक है, बताओ, ट्राई करो. सॉरी सॉरी, हेड नहीं होगा, ट्वाइस टेल. ट्राई कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा. देखो ऐसा तो नहीं पहली बार प्रोबेबिलिटी कोई वर्ड सुन रहा होगा. कुछ बच्चे हैं जो बीएससी स्टैट्स किए हैं, कुछ एमएससी स्टैट्स भी किए हैं, कुछ लोग बीएससी मैथ एमएससी मैथ्स से किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी कोर्स रहा ही होगा एक कोर्स आपके पास, तो थोड़ी बहुत आइडिया है आपको. अब ट्राई करके देखो. गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके ही सीखते हैं हम लोग. तो गलती करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे. और ये मैंने अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, खुद से क्रिएट करके इस तरह से. हालांकि बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, तो कुछ समझना तो पूछना है. पूछना मैं चाह रहा हूँ पहले पार्ट में कि इवन नंबर ऑन द डाई. तो इवन नंबर डाई पे कब आएगा? जब हेड आया होगा तभी ना. हेड के बाद ही तो डाई को रोल किया है. हाँ, और गेटिंग टेल ट्वाइस. एक मिनट, गेटिंग टेल ट्वाइस ये पूछा हूँ. ट्वाइस मतलब पहली बार में टेल आया, फिर तोड़ के फिर टेल आया, ये पूछ रहा हूँ. क्या आंसर होगा?
जैसे आंसर है बताना, नहीं हो रहा तो भी बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। भाई आज हो जाएगा या कल के लिए होमवर्क दे दूं? अरे कुछ तो बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा है, सॉल्व कर दो या कैसे बताओ तो। सैंपल स्पेस निकाला है। क्या है बताइए, सैंपल स्पेस क्या है आपका? 1 है, हेड 1, हेड 2, हेड 3 to हेड 6। ओके सैंपल स्पेस निकाला आपने, हेड 1, हेड 2, अप टू हेड 6। अच्छा हेड 6 तक, ठीक है। आप ही एक्टिव है, बाकी सब लग रहा है सो रहे हैं। नेक्स्ट आगे इतना ही है। TH and यस TH और TT। करेक्ट करेक्ट, TH और TT, ये हो गया सैंपल स्पेस। इसने कहा अगर हेड आया तो डाई को फेंको, तो हेड के बाद 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो H1 H2 H6 तक। अब कह रहा है कि अगर टेल आया तो थ्रो द कॉइन अगेन, उसी को एक बार ही थ्रो करना था मुझे शुरू में। तो हेड आया तो डाई को थ्रो करो, और टेल आया तो फिर से कॉइन को इसे थ्रो करो। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ऐसा केस था ना कि आपने कॉइन को टॉस किया, सो कॉइन को टॉस किया, दो पॉस, या तो हेड आएंगे या टेल आएंगे, मतलब हाँ या तो हेड आएंगे या टेल आएंगे। कॉइन को टॉस किया या तो हेड या टेल, हेड आया तो हेड के बाद 6 पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ इस तरीके से 6, टेल आया फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, हेड टेल। सो ये वाला चीज हो गया। अब आपसे मैंने पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने पूछा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई। सो डाइस पे इवन नंबर, मतलब मैं H2 पूछ रहा हूँ, H4 पूछ रहा हूँ, H6 पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा मतलब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि डाई पे इवन नंबर तभी ना हेड आया होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे। 3/8। कितने लोग एग्री करते हैं? क्या सब लोग एग्री करते हैं इससे? अरे हाँ ना बोलो बाकी लोग भी, तुम लोग प्लीज। 1/4। चलो दूसरा आंसर आया 1/4, इसी का ना? हाँ जी आप बता रहे हो ना, ये 3/8 बताया और आपने 1/4 बताया। ओके, और कोई थर्ड आंसर? अब बाकी लोगों का स्टैंड लेना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम्हें मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, अभी अज्यूम कर लो, तो तुम्हें एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि तुम्हारा आंसर क्या है, नहीं तो तुम सोचो छोड़ के आ जाएंगे, तो वो वाला सीन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग क्लास में हैं तो आपको एक स्टैंड लेना चाहिए कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत, एटलीस्ट स्टैंड लोगे
तो आपको ये समझ आएगा कि आप सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। जब गलत सोच रहे हो तो नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगी जब मैं बता दूंगा तो आप उस तरह गलती नहीं करोगे दोबारा। लेकिन आपको स्टैंड, जब आप स्टैंड नहीं ले रहे हो तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं था, आपको ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। सो आपको एक डिसाइड करना है कि आप क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो, और आपका अप्रोच या तो सही होगा या गलत होगा। तो गलत होगा तो सीखोगे, सही है तो ऑलरेडी ठीक है। सर 3/8। चलिए 3/8, कुछ लोगों ने स्टैंड लिया 3/8 और 1/4। ओके, और ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा था ना, अच्छा लिखा नहीं, हालांकि मैं चौथा पार्ट इसमें ऐड कर देता हूं। इज या आर आउटकम्स इन ओमेगा इक्वली लाइकली। माय क्वेश्चन इज दिस, फोर्थ पार्ट, जो आपने सैंपल स्पेस लिखा है हमने, क्या ये इक्वली लाइकली है? इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, क्या ईच एलिमेंट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी है? आर दे इक्वली लाइकली? यस और नो? यहां पे स्टैंड लो, सब लोग बताओ, एक स्टैंड लो, गलत सही कौन से मैं पनिशमेंट दे रहा हूं? फोर्थ का आंसर या तो यस होगा या नो होगा। मैं पूछ रहा हूं आउटकम से वही है कि नहीं? चलो कुछ ने नो बोला, बाकी लोग। सो जब नो है तो 3/8 कैसे आ गया फिर? क्योंकि ये फॉर्मूला तो कोई लाइकली के लिए वैलिड है। जब अगर बोल रहे कोई लाइकली नहीं है, क्योंकि जब काउंट कब करते, मान लो मैंने डाई को रोल किया, मतलब मैं दूसरे क्वेश्चन बताया, या कॉइन का ही ले लो, एक हेड या टेल, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 जब अनबायस्ड है, तो एक है आउट ऑफ 2। तो वहां मैं मान रहा हूं या गिवन है कि वो अनबायस्ड है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली है, तब हाफ प्रोबेबिलिटी आ रही ना। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो हाफ नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब आउटकम्स इक्वली लाइकली है। तो यहाँ तो आउटकम इक्वली लाइकली है ही नहीं, आपने खुद ही कहा। तो अगर जिसने कहा ये, तो उसके हिसाब से यही होगा फिर आंसर। मैं चेक करता हूँ क्या है हालांकि। चलो मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो सैंपल स्पेस आप लोगों ने ठीक बताया कि लाइक H1 से लेके H6, यहाँ पूरा लिख ही देता हूँ। THTT है ना। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम H1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं हर आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा रहा हूं आपको मैं। 1/12। सो हेड कॉइन को जब पहली बार आपने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और अगर हेड आया तो उसके बाद 1 आने की डाइस पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6, तो टोटल 1/12 हो गया। तो सबका 1/12 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी भी 1/12 है, और इसकी भी 1/12 है। नाउ व्हाट इज द सिमिलर वे में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ TH? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ TH? 1/4। Yes. So first time आपने टॉस किया, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/2. If tail comes, then you toss it again. Then probability of head is half. तो कितना हो गया? 1/4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो आर दे इक्वली लाइकली? आंसर इज नो। सो आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक। So that's why classical definition fails here. Classical definition fails here. So you cannot apply it. अच्छा, एक और restriction था हालांकि कि number of outcome finite होने चाहिए, है ना। मतलब एक तो ये भी है, classical definition का restriction ये है कि जो sample space में finite number of element होने चाहिए, तभी आप divide करोगे ना उससे। तो सैंपल में एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, और दूसरा है कि कोई लाइकली होगा। सो लाइक यहाँ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि डेफिनेशन में लिख रहा था जब क्लासिकल डेफिनेशन, तो मुझे लिखना चाहिए कि ओमेगा बी अ सेट ऑफ ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। सो ये कह रहा हूँ कि एक तो पहली कंडीशन है कि ओमेगा के हर एलिमेंट्स इक्वल लाइकली हो, दूसरी कंडीशन है फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम होगा सैंपल स्पेस में, तब ये फॉर्मूला वैलिड है कि आप काउंट कर दो ई में कितने हैं और डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस में कितने हैं। अब कुछ लोगों ने यही यहाँ पे लगा दिया बिना ये चेक किए इक्वल लाइकली है कि नहीं, उन्होंने देखा अच्छा H2 H4 H6 था, 3 है 8 में से 3/8, नहीं गलत आंसर हो गया क्योंकि इक्वल लाइकली है ही नहीं ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इक्वल लाइकली है कि नहीं पहले। सो आंसर क्या है, तो मेरा जो दूसरा पार्ट का अब आंसर क्या है, सो दूसरा पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई, तो इवन कब आएगा, सो H2 H4 और H6 की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना, इस सेट की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है हमसे, ये इवेंट की, ये इवेंट है ना, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। अभी मैं आगे एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बताना है लेकिन मैं यूज कर लेता हूँ, तो यू कैन नॉट राइट 3/8, सो हियर सेपरेट प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, सो 1/12 1/12 1/12, आप में से कुछ लोगों ने बताया इसका सही आंसर 1/4, ठीक है, सो ये 1/4 है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है मान लो, तो वहां 3/8 भी ऑप्शन होगा क्योंकि उसको पता है आप कहाँ गलती करोगे। तीसरा पार्ट जो मैंने पूछा है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ट्वाइस, सो तो निकाल ही लिया ना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ट्वाइस, तो पता ही है 1/2 1/2 1/4 हो गया। so, इस तरीके से ये, हालांकि मैं आगे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो यूज हो रहा है वो आगे है, लेकिन चूंकि सबने प्रोबेबिलिटी पहले देखा है तो बस मुझे जस्टिफाई करना था कि वो जो डेफिनेशन है क्लासिकल डेफिनेशन इज नॉट ऑलवेज वैलिड, है ना। सो रिस्ट्रिक्शन इज सैंपल स्पेस मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सैंपल स्पेस मस्ट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये दो रिस्ट्रिक्शन है। फाइन, सो इससे क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा था। सो ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगला है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मुझे लगता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, अभी बहुत सारे लोग नींद में लग रहे हैं, वैसे भी थोड़े पहले अभी स्लो थोड़ा चलते हैं। सो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, आप लोग एक बार देख लेना ये टॉपिक्स बुक्स में, एक बार जस्ट गो थ्रू, कोई भी बुक से गो थ्रू हो जाओ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आता तो है ही सबको, बट रिवीजन जरूरी है क्योंकि रिवीजन नहीं कर दो भूल जाते हैं, फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। तो ये हमने अभी ये 4 वर्ड्स को डिस्कस किया है आज, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटीज फंक्शन मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर आएगा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बोल्स इनइक्वालिटी, बोन-फेरोनी इनइक्वालिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी में है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्लास 12th एनसीईआरटी में है, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी में है, बेस थ्योरम क्लास 12th एनसीईआरटी में है, पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। तो ये टॉपिक क्लास 12th में ही है, ठीक है, मैं कराऊंगा फिर भी। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, क्या कहते हो आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। या एक क्वेश्चन लिख ले कोई लाइकली वाला जो हम कर रहे थे, हालांकि कोई लाइकली डिस्कस किया तो एक क्वेश्चन तो करना चाहिए मुझे लगता है, तो एक क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। देखो सो एक क्वेश्चन ये है कि अब ये क्वेश्चन होता कि a die is rolled twice, so question है find the probability getting doublets, सिंपल। अब डबलेट्स पता है क्या आप लोगों को, डबलेट्स बताइए, 1/6। तो ये बहुत इजी है। ओके, सो ओमेगा जस्ट पता है आपको, एक कॉइन डाई को 2 बार रोल किया तो आउटकम्स में भी 1 1 1 2 इस तरह 1 6 तक, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 6 तक ऐसे चलेगा। सो लास्ट में रहेगा 6 1 से लेके 6 6 तक, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब इवेंट जो मैं बोल रखा हूं वो इवेंट है मेरा डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 दोनों पे सेम, डबलेट्स का मतलब बोथ टाइम सेम नंबर, 4 4 5 5 6 6, तो दीज आर डबलेट्स। तो ये एक सेट हो गया और आप सिंपली देख पा रहे हो कि हर आउटकम की कोई लाइकली है यहाँ पे, क्योंकि 1 to 6 कुछ नहीं बोला गया था ना। सो ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली बिकॉज पेयर्स हैं और कॉइन उससे। वहां दिक्कत क्या हुआ था कि हेड के बाद डाई आया था, 6 पॉसिबिलिटीज थी, टेल के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी थी, तो इसीलिए वो कोई लाइकली नहीं हुआ था, यहाँ कोई लाइकली है। सो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, there are 6 outcome out of 36, this is just 1/6।
सो यहाँ क्लासिकल डेफिनेशन ही यूज किया मैंने अभी। हालांकि क्लासिकल डेफिनेशन का ही जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करने के लिए एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन बनाया गया है। तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में इक्विलाइजली नहीं है तो भी चल जाएगा, सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं है तो भी चल जाएगा, इस तरह से। तो जो कमियां थी क्लासिकल डेफिनेशंस की उसको दूर करने के लिए एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन दिया गया, जिस पे बेस्ड आगे की पूरी प्रॉबिलिटी है। तो यहाँ भी मैं क्लासिकल डेफिनेशन यूज किया हूँ, हालांकि इसी का एक्सटेंशन एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है, तो उसमें मतलब सबसेट हो गया। क्लासिकल डेफिनेशन इज सबसेट ऑफ एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन। तो जो वो थोड़ी बहुत कमियां उसको दूर करके एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन दिया गया है और उससे बेस्ड आगे सारे काम हो रहे हैं। चलिए तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you.